अपने दर्द से बाहर निकलने का प्रयास करती वैशाली को भनक तक नहीं थी कि उसके जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा रहा है। वो निर्णय जिसका सफल होना या ना होना भविष्य के गर्भ में छिपा था। माँ, आप एक बार फिर से सोच लें, अभी बहुत जल्दी हो जाएगा। ये सब वैशाली के लिए। वैशाली की माँ ने डरते हुए कहा, क्योंकि उन्हें नहीं लग रहा था कि वैशाली इतनी जल्दी सब भुलाकर किसी नए रिश्ते को अपना पाएगी। बहू, क्या तुम जानती हो, जब परसों उमा जी आई थी और उन्होंने गौरव और उसके परिवार के बारे में जो बातें बोल गई, उन्हें सुनकर वैशाली कितना रोई थी। जब मीरा देवी ने ये कहा तो वैशाली की बड़ी माँ और माँ को झटका सा लगा। मुझे पता कैसे नहीं चला वैशाली के रोने का। वैशाली की माँ ने गहरे दुख से कहा, हाँ माँ जी, सुधा और काजल नहीं है तो सारा दिन काम में ही निकल जाता है। शायद इसलिए वैशाली पर हमारा ध्यान नहीं गया। वैशाली की बड़ी माँ ने अपनी सफाई दी। बात वो नहीं है कि ध्यान क्यों नहीं गया, बात ये है कि आज किसी एक की बात से उसे दुख पहुंचा, कल किसी और की बात से होगा। हम कब तक उसे लोगों की बातों से बचाते रहेंगे? ऐसा तो नहीं है ना कि हम उसे हमेशा घर में कैद करके रख सकते हैं। मीरा देवी की बात सुनकर दोनों कुछ देर खामोश हो गई। पर माँ जी, वैशाली को उनके लिए दुखी होने की क्या आवश्यकता है? वैशाली की माँ को उसका दुखी होना समझ ही नहीं आ रहा था। वो भी उन लोगों के लिए जिन्होंने उसे इतने दुख दिए कि उसे मौत जिंदगी से ज़्यादा आसान लगने लगी। क्योंकि बहू, हमारा मन जिसे निस्वार्थ भाव से अपना मान लेता है, वो हमें चाहे जितनी भी चोट दे, परंतु जब उसके ऊपर एक खरोंच भी आ जाती है तो उसका दर्द भी हम अपने अंदर महसूस करते हैं। और फिर इतना आसान थोड़ी होता है रिश्तों को भुला आगे बढ़ जाना। इसलिए हमें वैशाली का विवाह शीघ्र ही करवाना होगा। नए रिश्ते की उलझन, जिम्मेदारी और उसे समझने व निभाने के लिए जब वो अपना पूरा ध्यान उस पर केंद्रित कर देगी तो पुराने रिश्ते की यादें अपने आप धुंधली पड़ जाएंगी। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। वैशाली की बड़ी माँ ने उसकी माँ को समझाते हुए कहा, मैंने काजल से भी बात की। वो लड़की जो हर्षित की पत्नी थी, उसका मायका और काजल का मायका आसपास में ही है। उसने पता किया था, लड़के और उसके परिवार की कोई गलती नहीं है। लड़की को संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं आया। पहले पहले तो लड़की के परिवार ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु जब वो नहीं मानी तो उन्हें मजबूरन ये शादी तोड़नी पड़ी। अब क्या जमाना आ गया है। पहले लोग हर हाल में शादी रिश्ते निभाते थे और आजकल के बच्चे जरा जरा सी बात पर रिश्ते ख़त्म कर देते हैं। शादी जैसे पवित्र रिश्ते की कोई अहमियत नहीं इनके लिए। वैशाली की बड़ी माँ ने कड़वाहट से कहा, इसमें तुम्हें अपना मिजाज बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है बहू। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ, पहले लोग हर हाल में शादी निभाते, मगर कई बार इसके कारण लड़कियों को अपने ससुराल वालों के अत्याचार सहने पड़ते थे। कम से कम आज के इस दौर में वो इस तरह की शादी से बाहर तो निकल सकते हैं। इसलिए हमें उनके बारे में ना सोच, अब लड़के वालों से बात करने के बारे में सोचना चाहिए। बात हो गई है माँ, और वो लोग 4 दिन बाद आ रहे हैं। वैशाली के पापा ने अंदर आते हुए कहा, तुम इतनी जल्दी आ गए, सुखदेव नहीं आया? मीरा देवी ने वैशाली के पिता को देख सवाल किया। और तुम लोगों ने सब अच्छे से पता करने के बाद बात आगे बढ़ाई ना? अरे माँ, आप क्यों इतनी चिंता करती हो? भैया आते ही होंगे। और सब पता करने के बाद ही उनसे बात की हमने और आने के लिए कहा, वो भी लड़के के साथ, ताकि वैशाली भी एक बार उससे मिल ले। पिछली बार तो हमने उससे कुछ पूछा तक नहीं था, मगर इस बार हम कोई भी गलती नहीं करना चाहते। वैशाली के पिता ने भावुक होकर कहा। उन्हें वैशाली की पिछली शादी जो याद आ गई थी। ठीक है, फिर तुम सब अपनी तैयारी कर लो। सुनील और रवि को भी कल सुधा और काजल को लाने के लिए बोल देना। और मैं आज ही वैशाली से इस बारे में बात करती हूँ। और तुम दोनों भाई अपने अपने बेटों को सब समझा देना। कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों लड़के वालों के सामने तमाशा कर बैठें। और पूजा को भी अभी कुछ मत बताना, वरना वो जरूर कुछ तमाशा करेगी। मीरा देवी की बात सुनकर सब अपने अपने कार्य के बारे में सोचते बाहर चले गए। और मीरा देवी वैशाली को कैसे समझाना है उसके बारे में सोचने लगी। वैशाली, तुझे याद है, एक बार तू साइकिल से गिर गई थी।
तेरी माँ ने दोबारा साइकिल को हाथ तक ना लगाने का फरमान सुना दिया था। मीरा देवी ने वैशाली के सिर को सहलाते हुए कहा, जो इस समय उनकी गोद में सिर रखकर सो रही थी। याद है दादी, और ये भी याद है कि फिर पापा और आपने ही माँ से कहा था सीखने के लिए गिरना आवश्यक होता है। बिना गिरे भी कोई सीखा है आज तक। वैशाली भी अपने बचपन के उन दिनों को याद कर बहुत खुश हो गई थी। बिल्कुल सही कहा बेटा, आज तक साइकिल चलाने से लेकर तेरे जीवन के हर छोटे बड़े फैसले मैंने तो कभी इस घर के बड़ों ने लिए हैं। कभी वो तेरे लिए सही साबित हुए तो कभी किसी फैसले के कारण तुझे तकलीफ भी उठानी पड़ी। परंतु आगे भी अगर तेरे जीवन का कोई फैसला हम करें तो क्या तू हम पर विश्वास कर उस फैसले पर अपनी सहमति देगी? मीरा देवी ने गंभीर स्वर में कहा, जिसे सुनकर वैशाली भी उठ गई और अपनी दादी को देखने लगी। देखो बेटा, जैसे तुम किसी भी कार्य में असफल होने पर निराश होने के बजाय फिर से प्रयास करती हो, गिरने पर लगी चोट को भुलाकर आगे बढ़ जाती हो, वैसे ही रिश्ते में लगी चोट को भुलाकर आगे बढ़ने का समय आ गया है। मीरा देवी की बात पर पहले तो वैशाली खामोश सी उन्हें देखती रही, फिर अचानक उनके गले लगकर रोने लगी। क्यों दादी, क्यों? क्या मैं आप सब के लिए बोझ बन गई हूँ, जो आप मुझे इस तरह से निकालना चाहते हैं? भरे गले से इतना ही बोल पाई थी वैशाली। बाकी के सब जैसे आंसुओं में बह गए थे। नहीं मेरा बच्चा, तू कभी बोझ नहीं हो सकती हमारे लिए। मगर बेटा, तेरी खुशियों का ख्याल रखना। तू जिंदगी बस दिखावे के लिए नहीं बल्कि पूरे दिल से जिए, ये देखना भी हमारा कर्तव्य है। आज नहीं तो कल तुझे आगे तो बढ़ना ही है, और फिर तू बस एक बार मिल ले। अगर सब सही लगा तभी हम बात आगे बढ़ाएंगे। अपने अतीत की बेड़ियों को काटकर अपने आने वाले कल की शुरुआत करो बेटा। मेरे लिए, अपने परिवार के लिए एक बार प्रयास करोगी ना? मीरा देवी ने वैशाली से कहा। तो वैशाली ने सिर हिलाकर बस इतना ही कहा, सिर्फ आपके लिए? क्या इतनी जल्दी? सुनील ने अपने को देखकर कहा। आपको जल्दी किस बात की है? अभी तो वो आई है, थोड़ा समय तो दो उसे। रवि को इस तरह अचानक वैशाली की शादी की बात सुनकर गुस्सा आने लगा था। देखो, सबसे पहले तो तुम दोनों शांत रहना सीख लो। फिर हमने अभी केवल रिश्ते की बात की है, रिश्ता कर नहीं दिया। हम चाहते हैं कि पहले वैशाली उससे मिल ले, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। वैसे हमने लड़के के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। तुम दोनों भी चाहो तो पता करवा सकते हो, परंतु उसके पहले कल सुधा और काजल को लेने जरूर जाना। अब जाओ तुम दोनों। सुखदेव जी की बातें सुनकर सुनील और रवि छत पर चले गए, ताकि लड़के के बारे में कैसे और किससे जानकारी प्राप्त करें, उसकी योजना बना सके। बहुत प्रयासों के बाद भी सुनील और रवि को हर्षित के बारे में कोई गलत बात पता नहीं चली, तो उन्हें भी घर वालों की बात माननी पड़ी। और वो दिन भी आ गया जब हर्षित अपने माता पिता के साथ वैशाली के घर आया। वैशाली का पूरा परिवार एक साथ द्वार पर उनका स्वागत करने के लिए आया। हर्षित की मां को महिलाओं के अलग कमरे में बिठाया गया और हर्षित व उसके पिता पुरुषों के साथ अलग कमरे में। औपचारिक बातचीत के बाद हर्षित को छत पर वैशाली से मिलने भेज दिया गया। वैशाली छत की मुंडेर पर खड़ी कुछ देख रही थी या कुछ सोच रही थी। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। धड़कते दिल के साथ उसने पीछे देखा तो हर्षित खड़ा था। सांवला रंग मगर बोलती बड़ी सी आंखें। उसने अपने बालों को बहुत ही सलीके से बनाया था। हाइट भी वैशाली से कुछ इंच ज़्यादा ही थी। जब उसने वैशाली को देख हल्की सी मुस्कान दी, तब उसके गालों के डिंपल ने उसके चेहरे को और भी आकर्षक बना दिया था। वहीं वैशाली ने हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना था। मेकअप के नाम पर बस काजल और लिपस्टिक ही लगाई थी और बालों को हल्का पीछे ले जाकर खुला छोड़ दिया था। हवा से उसके बाल उड़ रहे थे। बहुत प्यारी लग रही थी वैशाली। उसने सबसे कह दिया था वो लड़के से वैसे ही मिलेगी जैसी वो है। वैशाली ने देखा हर्षित भी हल्के गुलाबी रंग का शर्ट पहन कर आया था। अनजाने में ही दोनों ने एक ही रंग का चुनाव किया था। विवाह तो पहले भी हो गया था दोनों का, मगर इस तरह विवाह के लिए किसी से पहली बार मिल रहे थे दोनों, कहना मुश्किल था।
किसकी हालत ज़्यादा खराब है। वैशाली जहाँ अपने पाँव के अंगूठे से चप्पल को खुरच रही थी, वहीं हर्षित अपने हाथ की उंगलियों को चटका रहा था। दोनों एक दूसरे को देख भी रहे थे, पर नज़र चुराकर, और दोनों ही इस इंतजार में कि पहले कौन बात करेगा। उसी घाटी पर गौरव तुषार का इंतजार कर रहा था, जो उसे जल्दी आने को कहे खुद अभी तक नहीं आया। तभी गौरव को अपने कंधे पर हाथ महसूस हुआ। जब उसने पीछे देखा तो तुषार खड़ा था। इतनी देर क्यों लगा दी? वैसे तो जरूरी बात बतानी है। बोल बोल, मुझे यहाँ बुलाया और तेरा कोई अता पता ही नहीं। गौरव, वो वैशाली, तुषार ने बहुत मुश्किल से कहा, और गौरव आंखें फाड़कर उसे देखने लगा। वैशाली? वैशाली क्या? बोलना भाई, क्या हुआ वैशाली को? गौरव ने अधीरता से कहा। समय के साथ उसका धैर्य टूटता जा रहा था और सांसें अपनी गति से कहीं अधिक चलने लगी। सवालों की आंधी ने उसके मन और मस्तिष्क को हिला दिया था। उसका मन अति शीघ्र वैशाली के बारे में सब जान लेना चाहता था। भाई, वो मेरे एक दोस्त ने बताया कि वैशाली भाभी की दूसरी शादी करवाने वाले हैं, उनके परिवार वाले। तुषार ने एक सांस में सब कह दिया था, जिसे सुनकर गौरव वहीं बैठ गया। तू बैठ क्यों गया? चल वहाँ चलकर बात करते हैं। मुझे यकीन है बात करने से सब सही हो जाएगा। देख, ये तो अच्छा हुआ कि मेरी बुआ का लड़का उस लड़के का दोस्त है जो वैशाली भाभी को देखने जा रहा है। तो जैसे ही उसे उस लड़के से पता चला, उसने तुरंत मुझे बता दिया। अब तू चल मेरे साथ। तुषार ने गौरव का हाथ पकड़ उसे उठाने का प्रयत्न किया, मगर गौरव जब नहीं उठा तो वो भी उसके पास बैठ गया। क्यों जाऊं वहाँ? आज जब वो अपने अतीत को पीछे छोड़ आगे बढ़ रही है, तो मैं फिर से उसके पैरों में अपने टूटे रिश्ते की बेड़ियाँ पहनाकर उसे आगे बढ़ने से रोक दूं और धकेल दूं उसे फिर से उस दर्द के अंधेरे कुएं में, जहाँ वो अकेली होगी। मैं कभी उसका साथ नहीं दे पाऊंगा। पर वर कुछ नहीं। तुषार के कहने से पहले ही गौरव ने रोक लिया। तुझे मेरी कसम है, तू बस ये समझ ले कि आज के बाद गौरव और वैशाली का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म। तुषार ने गुस्से में गौरव को देखा, क्योंकि अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। गौरव ने अपनी कसम की बेड़ियां जो डाल दी थी उसके पैरों में। जहां नीचे सब बात करने व अपने बच्चों की शादी टूटने का दुख और कटु अनुभव साझा करने में व्यस्त थे, वहीं ये दोनों कभी यहाँ वहाँ देखते तो एक दूसरे को देखकर भी अनदेखा करते। कैसा अजीब लड़का है। लड़का होकर भी इतना शर्मा रहा है। इतना शर्माना तो मेरे घर वालों ने मुझे भी नहीं सिखाया। वैशाली के मन में जो हर्षित से मिलने से पहले घबराहट थी, अब उसके साथ उत्सुकता और हर्षित के ना बोलने पर हल्के गुस्से ने भी जन्म ले लिया था। और वो अपने दुपट्टे की किनारी से अपनी उंगली में गांठ बांधती और खोल रही थी। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने हर्षित से खुद ही सवाल कर लिया, आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हैं? वैसे पहले की बात और थी, आपने मुझे देखा नहीं था, परंतु अब अच्छे से देख लीजिए और समझ ले कि मैं एक सांवली साधारण सी दिखने वाली लड़की हूँ, इसलिए आप चाहे तो मना कर सकते हैं। वैशाली ने दृढ़तापूर्वक हर्षित से कहा तो एक पल वो वैशाली के इतना साफ और खुलकर कहने पर मन ही मन उसे पसंद कर बैठा था। वैशाली की बात पर हर्षित जब खुलकर हंसा तो उसके चेहरे के डिंपल और भी गहरे हो गए। अजीब आदमी है, बात बात में बस डिंपल दिखाता रहता है। अच्छे लगते हैं, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि हर जगह उसकी प्रदर्शनी लगाई जाए। मन ही मन सोचती वैशाली का गुस्सा और बढ़ता। इसके पहले ही हर्षित ने उसकी बात का जवाब दे दिया। लगता है तुमने मुझे ध्यान से देखा नहीं, हर्षित ने वैशाली से कहा। डिंपल है, इसका मतलब तुम कोई भगवान नहीं हो जिसकी भक्त बन मैं ध्यान लगाने लग जाऊं, वैशाली ने मन ही मन में कहा। और जब हर्षित ने उसे देखा तो उसने उसे नकली मुस्कान दे दी। देखो, मैं भी सांवला ही हूँ, और मैं क्या, मेरे परिवार में सबका रंग ऐसा ही है। और अगर नहीं भी होता तो भी मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरे या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य तुम्हारे रंग से तुम्हारी तुलना नहीं करता। हम सब मन की सुंदरता को महत्व देते हैं, तन की नहीं।
इसलिए तुम्हारे रंग के कारण तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। और हर्षित की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि वैशाली बीच में ही बोल पड़ी। रंग के कारण नहीं कहेगा मतलब किसी और कारण तो कह सकते हैं। जैसे तुमने खाना सही से खाया, ये काम तुम्हें क्यों नहीं आता? तुम फ़ोन पर ज़्यादा बात क्यों करती हो या फिर किससे करती हो? यही सब ना। वैशाली अपनी पिछली यादों के कारण हर्षित पर गुस्सा हो गई थी। उसे लगा हर्षित और उसका परिवार भी वैशाली के साथ वही सब करेगा जो गौरव के परिवार ने किया था। हर्षित ने वैशाली के बारे में सब कुछ सुना हुआ था। वो उसकी मन स्थिति को समझ रहा था, इसलिए उसकी किसी भी बात पर नाराज होने की बजाय वो उसे शांति से समझाना चाहता था। वैशाली, मैं कभी अपने परिवार से दूर नहीं गया। अगर कभी जाना भी हुआ तो दोस्तों के साथ घूमने के लिए। इसलिए जब एक लड़की अपने परिवार को छोड़ बिल्कुल ही अनजान लोगों के बीच आती है, तब उसे कैसा महसूस होता है, ये मैं शायद नहीं समझ सकता। मैं तो क्या शायद कोई भी लड़का नहीं समझ सकता। हाँ, मगर इतना ज़रूर समझ सकता हूँ कि उन परिस्थितियों में अपने परिवार की याद आना और फ़ोन पर अपने परिवार या दोस्तों से बात कर मन हल्का करना कोई गुनाह नहीं है, जिसके कारण किसी लड़की को अपमानित किया जाए। और रही बात खाने की या और किसी काम की, तो जब भी तुमसे कोई गलती होगी तो माँ या भाभी तुम्हें बताएंगी भी और सिखाएंगी भी, मगर सिर्फ समझाने के तरीके से, कोई ताने देकर नहीं। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तुमसे कोई बड़े बड़े वादे नहीं करता। बस इतना कर सकता हूं कि हमेशा तुम्हारा और तुम्हारी इच्छा का सम्मान करूंगा और जहां भी तुम सही होगी वहां तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। फिर चाहे मुझे उसके लिए मेरे परिवार के खिलाफ जाकर भी तुम्हारा साथ क्यों ना देना पड़े। ना मैं कभी तुम्हारा अपमान करूंगा और ना किसी को करने दूंगा, फिर चाहे वो मेरे परिवार के सदस्य ही क्यों ना हो। हर्षित की बातें सुनकर वैशाली की आंखों में आंसू आ गए। ये वो बात थी जिनकी उम्मीद वो गौरव से करती थी, मगर उसने कभी कहा नहीं। और जिससे उम्मीद नहीं थी, उसने एक बार में ही उसके मन के हर दर्द को जान लिया था। जैसे उसने एक बार में ही उसके मन के हर दर्द को जान लिया था, जैसे वो कब से उसे जानता हो। वैशाली ने मुंह फिर अपने आंसू हर्षित के देखने से पहले ही पोंछ लिए। बहुत देर हो गई, अब हमें नीचे चलना चाहिए। और हाँ, मेरा निर्णय वही होगा जो मेरे परिवार का होगा। वैशाली ने बिना हर्षित को देखे कहा और सीधा नीचे चली गई। हर्षित कुछ समय वहीं खड़ा सोचता रहा और फिर नीचे जाने लगा तो सीढ़ियों पर ही सुनील और रवि ने उसे घेर लिया और उसे वापस ऊपर लेकर गए। देखिए जीजा जी, अगर हमारी बहन को कोई भी तकलीफ हुई तो क्या? रवि के पूरा बोलने से पहले ही हर्षित बीच में बोल पड़ा। तो पिछली बार हमें हमारे परिवार ने रोक लिया था, मगर इस बार हम उनकी भी नहीं सुनेंगे। इसलिए वैशाली को जरा सी भी तकलीफ ना हो, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। जीजा जी, सुनील ने जीजा जी पर खास जोर देते हुए कहा। देखिए सालो, सुनील और रवि ने हर्षित को सालो कहने पर घूर कर देखा। मेरा मतलब है साले साहब, हर्षित ने बात बदल कर कहा। मेरा परिवार ये मानता है कि जैसा व्यवहार हम अपनी बहू से करते हैं, वैसा ही व्यवहार हमारी बेटी के साथ उसके ससुराल में होता है। आप मेरी भाभी से पूछ सकते हैं, आज तक मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने उनके साथ जरा सा भी अनुचित व्यवहार नहीं किया। फिर भी यदि मेरा और आपकी बहन का रिश्ता होता है और मेरे या मेरे परिवार के कारण उसे कोई भी दुख पहुंचता है, तो आपकी हर सज़ा मंजूर होगी मुझे। भाई, ये तो बहुत बड़े बड़े डायलॉग मारता है, रवि ने सुनील के कानों में कहा तो सुनील ने उसे आंखें दिखाते हुए चुप रहने को कहा। नीचे चलते हैं अब, सुनील ने हर्षित से कहा और फिर सब नीचे आकर बैठ गए। वैशाली असमंजस की स्थिति में कमरे में बैठी थी। उसके पास वाले कमरे में सारी महिलाएं और सामने वाले कमरे में पुरुष बैठे हुए थे। उसे अकेला रहना था, इसलिए वो नीचे आने के बाद अपनी दादी और अपने कमरे में आ गई थी। वैशाली के हाथ में वो सिंदूरदानी थी जिसे वो सबसे छुपाकर अपनी अलमारी में सामान के बीच में रखती थी। घर में किसी को नहीं पता था कि वैशाली अब भी अपने बालों में सबसे छिपाकर सिंदूर लगाती थी,
क्योंकि अब भी कहीं ना कहीं उसका मन गौरव के लिए उसकी पत्नी होने का ये कर्तव्य पूरा करना चाहता था। मगर अब जब वो किसी और की होने जा रही है तो ऐसे में उसे ये सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इसी उलझन में बैठी वैशाली को जब दरवाजे पर किसी की आहट मिली तो हड़बड़ाहट में सिंदूरदानी उससे नीचे गिर गई और सारा सिंदूर फर्श पर बिखर गया। तभी सुधा अंदर आती है और फर्श पर बिखरा सिंदूर देखकर सब समझ जाती है। सुधा वैशाली को बुलाने ही आई थी, मगर वो बिना कुछ कहे फर्श पर बिखरा सिंदूर साफ करने लगती है। भाभी मैं वैशाली अपनी सफाई देना चाह रही थी, मगर उसे जैसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। इस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी सब तुम्हें बुला रहे हैं। सुधा ने सफाई करते करते ही वैशाली से कहा, वैसे अब बस तुम्हारे जवाब का इंतजार है सबको। हर्षित जी ने हाँ में अपना जवाब दे दिया है। सुधा की बातों ने वैशाली की उलझन को और बढ़ा दिया। उसे ये तो समझ आ गया था कि हर्षित बहुत अच्छा इंसान है, मगर अब उसे स्वयं पर ही शक होने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस रिश्ते को निभा पाएगी या नहीं। सवालों में उलझती वैशाली जब कमरे में गई तो सब उसका इंतजार करते मिले। आओ बेटा, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। वैशाली को उसकी दादी ने अपने पास बिठाया और धीरे से उससे पूछा, तुम्हारा जो भी निर्णय हो वो हमें बता दो। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।